हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्लास 12th का सेकंड चैप्टर में पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको उसके 3 पार्ट पढ़ा दिए थे। जिसमें हमने यहाँ पढ़ा था लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, यानी नर जननांग का देख लिया था कि नर जननांग किस तरीके से विकसित होता है, मादा जननांग किस तरीके से विकसित होता है। अब विकसित होने के बाद यानी वहां पे क्या बन जाता है, अंड जनन बन जाती है कोशिका, और वहां पे क्या बन जाते हैं, परागकण बन जाते हैं। तो उन परागकणों का जो है वर्तिकाग्र पर किस तरीके से पहुंचते हैं, ये हमने परागण यानी पॉलिनेशन पढ़ लिया था। अब वहां के उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां से है, अब यहाँ से क्या हुआ, परागकोश का स्फुटन हुआ, परागण यहाँ से निकले, वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। ठीक है, अब उसका अंकुरण हो गया। तो यहाँ पे यहाँ पे बनी कोशिका। ठीक है, अब उनका निषेचन कैसे होता है, यानी नर और मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ये आपको मैंने 11th और 12th क्लास के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे, वहां पे ये टॉपिक मैंने आपको बताया था। यानी जब नर और मादा दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसकी खोज ये आवर्त पौधों में, आवर्त बीजी पौधों में निषेचन की खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में, 1884 में। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले किस पौधे पे खोज की थी, उसको कहते हैं लिलियम। किस पौधे पे की थी, लिलियम पर खोज की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, नर युग्मक बने और मादा युग्मक बने। ठीक है, अब वो दोनों कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पे पहुंच के अब ये मेल गैमीट्स, ठीक है, अब इसमें अंकुरण स्टार्ट होगा और पराग नलिका निकलेगी। ठीक है, अब वो पराग नलिका, तो मैं अब इसको ना सिर्फ इसका डायग्राम बना देती हूँ, इसके अंदर किसका, अंडाशय का। ठीक है, छोटा ही बना देती हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताई थी, 3 ऊपर और 3 नीचे और 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक अंडजनन कोशिका होती है, ये दोनों सहायक कोशिका होती हैं, ये प्रतिमुख कोशिका होती हैं। इसको क्या कहते हैं हम, एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये परागण जो है निषेचित होकर किसके पास जाएगा, भाई एक तो फ्यूज करता है किसके पास, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जो 2 न्यूक्लियस है, और दूसरा फ्यूज करता है अंड कोशिका के साथ। तो एक तो चला जाता है इसके पास, ठीक है, और दूसरा चला जाता है इसके पास। ठीक है, अब ये दोनों इसके पास चले गए, अब इन दोनों का फ्यूज हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस थे पहले से, यहाँ पे कितने बन गए, 3। इसको कहते हैं त्रिसमेकन। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस थे N2N थे, प्लस एक और आकर मिल गया, तो यहाँ पे हो गए 3N, जिसको कहते हैं ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, त्रिसमेकन। ठीक है, तो ये त्रिसमेकन पूछा है कई बार कि त्रिसमेकन क्या होता है। त्रिसमेकन वो होता है जहाँ पे 2 न्यूक्लियस के साथ एक नया न्यूक्लियस आकर फ्यूज करता है, उसको कहते हैं हम त्रिसमेकन। ठीक है, और दूसरा अंड कोशिका के साथ करता है, तो ये एक N है, इसके साथ दूसरे N ने फ्यूज किया, तो यहाँ पे बन गया डिप्लॉइड। ठीक है,
निषेचन। तो ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों में एक साथ दो निषेचन हो रहे हैं भाई। एक तो पोलर न्यूक्लियाई में हो रहा है और एक एग में हो रहा है, एग सेल में। तो एक तो अंडकोशिका के साथ फ्यूज कर रहा है और एक न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर रहा है, तो दो निषेचन एक साथ हो रहे हैं, तो दो भ्रूण बनेंगे। तो दो भ्रूण बनेंगे, इसी को कहते हैं हम क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें जाने का ना थोड़ा इसका मार्ग होता है भाई। अब ये जो परागण थे, तो इसकी पराग नलिका जो थी, अभी ये कहाँ से गई, मैंने कहाँ से आपको दिखाया, ये गई थी अंड द्वार से। कहाँ से गई थी, बीजांड द्वार जो था। ठीक है, तो इसको कहते हैं पोरोगेमी। पराग नलिका जब बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, उसको कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश। पराग नलिका जब बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, उसको कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश। ये अधिकतर पौधों में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ पौधों में जो पराग नलिका होती है वो निभाग, यानी ये क्या होता है, चैलेजा से भी प्रवेश करती है। तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निभागी प्रवेश। क्या कहते हैं, निभागी प्रवेश। ये कैज़ोराइना विटुला थोड़े से ही पौधों में होता है, लेकिन अधिकांश पौधों में बीजांडकाय से ही प्रवेश करती है। आई बात समझ में? ये होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको परागण यानी पॉलिनेशन में ही पढ़ा दिया था। अब पॉलिनेशन के बाद परागण अंकुरित हुई, उसमें पराग नलिका निकली, और पराग नलिका ने ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। मेरी लास्ट वीडियो देख रही है इस चैप्टर की, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वहां पे हमने क्या कहा था कि एक जो पराग नलिका थी उसने किसके साथ फ्यूजन किया, जो द्विध्रुवीय न्यूक्लियस थे उनके साथ किया, और एक ने किया अंडकोशिका के साथ। इस तरीके से दो ने निषेचन किया, यानी 2 पराग नलिका थी और 2 बार निषेचन हो रहा है। एक ही पुष्प के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है अलग अलग ध्रुवों में, तो उसको कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब निषेचन पश्च घटना क्या होती है? ठीक है, डीपली निषेचन पश्च घटना तो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ भ्रूणपोष बनता है, तो मैं भ्रूणपोष के बारे में ही बताऊंगी कि जो एंडोस्पर्म होते हैं किस तरीके से बनते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये न्यूक्लियस था, ठीक है, अब इसमें विभाजन लगातार स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगी, कोशिका विभाजित होंगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से स्टेज बनती है, और स्टेज बनकर वो कहाँ पर पहुंच जाती हैं, यानी कि इसकी वॉल होती है जो भ्रूणपोष की, उस पर जाकर चिपक जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है फिर। ठीक है, तो इसका न्यूक्लियस इस तरीके से डिवाइड होता है, इस तरीके से इसमें विभाजन होता है। ठीक है, अब विभाजन होता है तो इसमें विभाजन होने पर ये जब न्यूक्लियस क्या होते हैं, विभाजन होकर इसकी वॉल पर आकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये इधर इधर चिपक जाते हैं आकर, और एक नया बीज बन जाता है। इसको कहते हैं निषेचन पश्च घटना, यानी निषेचन के बाद भ्रूण का विकसित होना ही क्या कहलाता है, निषेचन पश्च घटना कहलाता है। ठीक है, फिर भ्रूणपोष के कार्य क्या होते हैं? भ्रूणपोष की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। ठीक है, वसा पाई जाती है, प्रोटीन पाया जाता है, ये सब भोज्य पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। तो ये क्या करता है, भ्रूण को क्या देता है, भ्रूण को परिवर्तन करने के लिए उसको पोषण देता रहता है, यानी कि वो अपना जो शरीर है उसको विकसित करे। और कुछ पौधों की कोशिकाओं में क्या होते हैं, चूसकांग यानी शकर्स पाए जाते हैं। शकर्स क्या करते हैं, वो शकर्स उसकी वॉल से चिपक जाते हैं और वहां से पोषण लेते रहते हैं। और बीज के अंकुरण के समय भ्रूणपोष जो है वो क्या करता है, नवोद्भिद भोजन प्रदान करता है। यानी जब बीज का अंकुरण होता है, तो जो बीज का अंकुरण हुआ तो उसको क्या करता है, वो भोजन देता रहता है, जिससे वो बीज क्या लेता है, नवोद्भिद यानी नया आकार लेकर जन्म लेता है। ठीक है, इसके बाद भ्रूण आता है। ठीक है, भ्रूण का किस तरीके से विकास होता है, किस तरीके से बढ़ना है।
ठीक है, ये सब मैं आपको थर्ड चैप्टर में डिस्कस करूंगी, इसलिए यहाँ पर यदि मैं वो डिस्कस करूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो जैसा पुष्प में होता है वैसा ही मनुष्य के अंदर भी होता है उसी तरीके से, लेकिन वहां पे मैं आपको उसको इजीली वे में समझाऊंगी, तो यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं करूंगी। यहाँ पे डायरेक्ट हम पढ़ेंगे बहुभ्रूणता। तो आज क्या होता है कि एक क्वेश्चन ना पूछ लिया जाता है अंतर करके कि निषेचन और निषेचन पश्च घटना में अंतर बताइए, निषेचन पूर्व घटना में अंतर बताइए। तो निषेचन पूर्व घटना तो वही थी भाई, 7 साइड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर किस तरीके से बना गुरु बीजाणु जनन, उसमें आप वही बताओगे। ठीक है, निषेचन मैंने अभी आपको बताया, निषेचन पश्च घटना भ्रूण का विकास होना। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि बहुभ्रूणता क्या होती है, जिसको कहते हैं हम एपोमिक्सिस। ठीक है, तो हम बात करेंगे असंग जनन की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है भ्रूण के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिस्कस जो हम ब्रीफली करेंगे वो थर्ड चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे आपका ज्यादा डिफाइन किया नहीं गया है, यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो है असंग जनन, जिसको कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मीन क्या होता है, देखिए एपोमिक्सिस का मतलब होता है, एपो मीन्स होता है बिना, क्या होता है बिना, और इसके मीन्स होता है मिश्रण। यानी जब पुष्प में बिना निषेचन के ही भ्रूण बनता है उसको कहते हैं एपोमिक्सिस। यानी लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन में ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन के ही भ्रूण बनता है उसको कहते हैं एपोमिक्सिस। जैसे इसके वर्ड से निकला है बिना मिश्रण, यानी जब नर और मादा युग्मक का मिश्रण होता है, दोनों मिलते हैं तभी तो क्या बनता है, भ्रूण बनता है। लेकिन यहाँ पे बिना निषेचन के, बिना नर और मादा के संलयन के ही भ्रूण बनता है, उसको कहते हैं हम एपोमिक्सिस, असंजनन। ठीक है, संजनन और असंजनन आप उससे समझ गए हो। तो प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी के अनुसार असंजनन की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखिए। नंबर 1 होती है अनावर्ती, मैं इनको साथ के साथ थोड़ा डिफाइन करती रहूंगी। तो इसके लिए ना आप थोड़ा बैक में जाइएगा, जहां पे मैंने आपको गुरु बीजाणु जनन के बारे में बताया था। तो जो अनावर्ती असंग जनन होता है, इस प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो होती है वो क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि बीजाणु कोशिका बनती है, वो फिर बाद में गुरु बीजाणु कोशिका की तरह कार्य करने लगती है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो वही प्रक्रिया इसके अंदर रहती है एपोमिक्सिस में भी। ठीक है, इसमें वही प्रक्रिया होती है सेम, यानी कि इसमें जो मातृ कोशिका होगी, तो मातृ कोशिका बनी, जैसे ये मातृ सेल है, ये हो जाएगी इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और ये 4 कोशिकाओं में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब इसने क्या बना ली, 4 अगुणित कोशिका बना ली। इस प्रकार से इसमें अगुणित जो है भ्रूण बन जाता है। अब इनसे एक एक भ्रूण बन जाता है, अगुणित कोशिकाएं बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगुणित भ्रूण बनने लगा, यानी कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और उसने अगुणित भ्रूण का निर्माण किया। दूसरा आता है पुनरावर्ती या आवर्ती, पुनरावर्ती या आवर्ती। पुनरावर्ती या आवर्ती, इस प्रकार की प्रक्रिया में बीजांड काय से विकसित प्रप्रसु कोशिका, याद आ रहा है कुछ, यानी आर्किस्पोरल सेल। ठीक है, यानी किससे, हाइपोडर्मल सेल बड़ी होती है, आर्किस्पोरल सेल बनाती है, फिर आर्किस्पोरल सेल 2 कोशिकाओं में डिवाइड। तो यहाँ पे क्या होता है, बीजांड काय से डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट इसका जो बीजांड काय उससे प्रप्रसु कोशिका जो है, प्रप्रसु कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इन दोनों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से ये द्विगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करती है और इसमें अंड कोशिका, सहायक कोशिका और प्रतिमेय कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, ये प्रप्रसु कोशिका है, ये क्या करती है, इसमें यानी ये क्या करेगी, पहले दूसरी कोशिका बनाएगी मात्र कोशिका, फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और ये डिवाइड हो जाती हैं, द्विगुणित कोशिकाएं
बनाती हैं। कौन कौन सी बनाएंगी? वही कोशिकाएं बनाएंगी, एक अंड कोशिका, सहायक कोशिका और प्रतिमुख कोशिकाएं द्विगुणित बनाती हैं। और इनमें क्या होता है, बिना निषेचन के ही फिर भ्रूण बन जाता है। वहां पे जो बनाई थी वो अगुणित थी गुरु बीजाणु जनन में, उनको द्विगुणित, एक द्विगुणित थी, इसमें एक और नया न्यूक्लियस मिल रहा था। यहाँ पे एक द्विगुणित पहले से ही बनाती है। तीसरा क्या है? अपस्थानिक भ्रूणता। तीसरा क्या आता है? अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता में क्या होता है, जब भ्रूण का परिवर्धन जो होता है, जब भ्रूण का परिवर्धन भ्रूण कोश के अतिरिक्त बीजांड की किसी अन्य कोशिका से होता है तो इस प्रक्रिया को अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। आई बात समझ में? जब भ्रूण का परिवर्धन भ्रूण कोश के अलावा बीजांड की किसी अन्य कोशिका से हो तो उसको अपस्थानिक परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एपोमिक्सिस हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसका महत्व आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसको कहते हैं बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता बहुत सिंपल सा टॉपिक है और पूछा भी जाता है कई बार, इजी भी बहुत है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, बहुभ्रूणता क्या होता है? बहु मीन्स होता है अनेक। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें सामान्यतः एक बीज केवल एक ही भ्रूण में बनता है, परंतु कभी कभी कुछ बीजों के एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। ऐसा हो जाता है ना, एक भ्रूण के अंदर एक ही बीज बनता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बीजों में एक भ्रूण पाया जाता है, एक भ्रूण के अंदर कई बीज बनते हैं, यानी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो, ऐसा हो जाता है ना। अभी हमने दो बताए थे, दो उसको डबल फर्टिलाइजेशन का, लेकिन दो से अधिक जब भ्रूण विकसित होंगे एक बीज के अंदर तो उसको कहा जाएगा बहुभ्रूणता। क्या कहा जाएगा? बहुभ्रूणता। आया आपको समझ में? ठीक है, कहाँ चले थे हम? बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता आया आपको समझ में? जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं उसको बहुभ्रूणता कहते हैं। तो जी बहुभ्रूणता जो है, ल्यूवेनहॉक ने इसको सर्वप्रथम संतरे के बीज में किया था। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 में संतरे के बीजों में किया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे इस तरीके से भ्रूण विकसित होते हैं। अब ये क्या है? एक बीज है जिसके अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित हो रहे हैं, उसको कहते हैं हम बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सब हमने आज क्लियर कर लिए। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक बचा नहीं है। तो अब इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो कैसे थे, जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दोहरा निषेचन, यानी युग्मक संलयन के बाद जब दूसरा नर युग्मक किसके साथ फ्यूज करता है, ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयन करता है, तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी एक तो अंड कोशिका के साथ कर ही रहा है, उसके साथ कर लिया, और दूसरे ने क्या किया, ध्रुवीय न्यूक्लियस के साथ किया, तो उसको कहते हैं दोहरा निषेचन। एक सत्यफल क्या होता है, अंडाशय में निर्मित फल को सत्यफल कहते हैं। सत्य फल वो होते हैं जो अंडाशय में निर्मित होते हैं। असत्य फल क्या होते हैं, अंडाशय के अंतरिक्त बाह्य दलपुंज यानी दलपुंज पुष्पासन से निर्मित। जैसे अभी मैंने आपको एपोमिक्सिस में पढ़ाया था कि गुरु बीजाणु कोशिका से हटकर बीजांड काय के किसी अन्य भाग से जो विकसित हो उसको ही असत्य फल कहते हैं। यानी सत्य फल वो होता है जो अंडाशय से विकसित होता है, असत्य फल वो होता है जो पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित होता है। असंग जनन, बगैर निषेचन के बीज का निर्माण ही असंग जनन कहलाता है। बहुभ्रूणता, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, वो बहुभ्रूणता कहलाते हैं। तो ये कुछ उसके इम्पोर्टेंट क्या थे, इम्पोर्टेंट इसको आप पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इंटरेस्टिंग पॉइंट भी थे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जैसे लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट करो।
तो आप नोट डाउन कीजिए कि गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट करो, बहुभ्रूणता और असंग जनन में अंतर स्पष्ट करो, स्वपरागण और परपरागण में अंतर, निषेचन और पश्च निषेचन घटना में अंतर। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन कि मादा जनन अंग यानी जायांग का वर्णन करो, नर जनन अंग का वर्णन करो, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी यदि चैप्टर में डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, ठीक है। और जल्दी से हमारा कोर्स परचेज कीजिए और बायो की इजीली तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी से आप पढ़ेंगे, अभी आप ये मत समझो बायो के तो फटाफट से 3-2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, नहीं, बहुत बड़ी लंबी बायो है, इसको पढ़ने में आपको आराम से दिसंबर तक का टाइम लगेगा। तो इसको इजीली एक एक लेक्चर डेली पढ़ते रहिए, और ये आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, जिससे आपको पर डे वीडियोस प्रोवाइड होंगी और वहाँ पे आप नोट्स बनाएंगे। मैं इस बात का दावा करती हूँ कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उस तरीके से आप नोट डाउन करके और उन्हें साथ के साथ याद करके पढ़ेंगे तो आप बायो में 90% मार्क्स जरूर गेन करेंगे। थैंक यू।